चलें जी। यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत कलाम और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आज का जो सेकंड डेमो लेक्चर है ये डेप्यूटी हेडमिस्ट्रेस, असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस, वाइस प्रिंसिपल, जूनियर टीचर की सीट्स की तैयारी का हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके डेमो लेक्चर हैं। कल एक फ़र्स्ट डेमो लेक्चर हुआ था, आज सेकंड फ्री डेमो लेक्चर है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो चूँकि पूरा एक चैप्टर आपके कोर्स में है और 2 दफ़ा है, तो यानी इसमें से राउंड अबाउट आपका 200 नंबर में से 15 से 20 मार्क्स का पेपर आना है इसी एक टॉपिक में से। तो कम्युनिकेशन को देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होती है। जी, आपकी नज़र में कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? कम्युनिकेट करना क्या होता है? जी शाबाश, कोई भी बता दे सर, जी। sending information from decoder to encoder. कम्युनिकेट का मतलब है कि अपनी कोई बातचीत कोई बातचीत करना और रास्ता करना। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यस। और सर, sending information from speaker to receiver. सेंडर से या स्पीकर से रिसीवर तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ये, और वापस रिसीवर से सेंडर तक कोई इन्फॉर्मेशन या फीडबैक आना, ये कम्युनिकेशन है। जी बिल्कुल, यही सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड कम्यूनस से डिराइव किया गया। जैसे कल हमने बात की थी कि लैटिन वर्ड एजुकेयर और एजुकर है, जहाँ से वर्ड एजुकेशन हमने बारो किया है। पैडागोजी हमने कहा कि 2 ग्रीक वर्ड है, पेडोज और एगोग्स, तो उससे हमने लिया। इसी तरह कम्युनिकेशन भी एक लातीनी लैटिन वर्ड है कम्यूनस, उससे हमने डिराइव किया है। इसका मतलब होता है कॉमन या टू जॉइन। कॉमन, आम, अमूमी, टू जॉइन, मिलाना, मिलना। ठीक है, कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? मेरे माइंड में इस वक्त एक आइडिया है कि मैं कोई एग्जांपल दूं आप लोगों को कम्युनिकेशन की। ठीक है, अब ये जो आइडिया है ना, ये मेरे माइंड में आएगा तो मेरी ज़ुबान तक वो अल्फाज बनेंगे और उन अल्फाज को ये सितारा, आपने माइक ऑफ नहीं किया अपना, काइंडली देख लिया करें। माइक आप लोगों के ऑफ हैं। अच्छा, बात हम ये कर रहे थे कि अब मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है कि मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन की कोई एग्जांपल दूं। तो कम्युनिकेशन हमेशा किस चीज़ से स्टार्ट हुई? आइडिया ओरिजिनेशन से स्टार्ट होती है। यानी आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं तो आपके माइंड में एक इमेज बनती है या एक प्रिंट आता है कि ये चीज़ आपने उस तक पहुंचानी है, ये आप कहना चाहते हैं, ये आप बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक आइडिया जनरेट होता है माइंड में, देन उस आइडिया को आप अपनी ज़ुबान तक लाते हैं। फिर एक चैनल होता है, इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप या इंटरनेट आप कह लें, ये हमारा चैनल है। मेरे माइंड में जितनी भी बातें आएंगी वो मेरी ज़ुबान तक आएंगी। ठीक है, मैं उनको इनकोड करूँगा और फिर जो है वो चैनल, इस चैनल के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप के थ्रू आप तक ये आवाज़ पहुँचेगी। दरमियान में किसी का माइक ऑन होगा, नॉइज़ होगी, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, हो सकता है। ठीक है, लाइट चली जाए, कोई भी बैरियर्स हो सकते हैं, रुकावटें हो सकती हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं जो मेरे मैसेज को आप तक सही तरह पहुंचने में रुकावट का बायस बन सकते हैं। देन आप लोगों की डिवाइस है, ठीक है, मेरे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर आपके साउंड सिग्नल में वो कन्वर्ट कर देगी। आप उस आवाज़ को सुनेंगे जो मेरी इस वक्त आप सुन रहे हैं, अपने माइंड से उसको प्रोसेस करेंगे। इसको कहते हैं डी कोड करना। डिकोडिंग क्या होती है कि मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, आप उसको समझ लें, ये डिकोड करना कहलाता है। जैसे एक लेटर मैंने लिखा, उसमें पेज के ऊपर कोई चीज़ लिखी और उस पेज को एक एनवेलप के अंदर बंद किया, इनकोड कर दिया, छुपा दिया, ये अब आपके पास पहुंचा। अब आप इसको डिकोड करेंगे, ओपन करेंगे, जस्ट लाइक दैट कि एक इन्फॉर्मेशन आपके कान इस वक्त सुन रहे हैं, आप उसको डिकोड करते हैं कि ये है क्या भला। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया है। अब इसमें हो क्या रहा है, मेरा मैसेज, अली साहब ये माइक अपना ऑफ रखें सर।
अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि एक तरफ से इंफॉर्मेशन दूसरी तरफ क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है या एक्सचेंज हो रही है। इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। द एक्सचेंज ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बिटवीन टू आर मोर इंडिविजुअल्स इज़ नाउन एज कम्युनिकेशन। दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान बामैनी मालूमात, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, तबादला होता है उसका, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। याद रखिएगा, एक हम टर्म यूज़ करते हैं मोनोलॉग, एक हम यूज़ करते हैं डायलॉग। सम टाइम अपने आप से बातें करते हैं, रात को जब हम सोने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं। सोचते हैं कि नहीं सोचते? या सिर्फ मैं ही सोचता हूँ ऐसी बातें? आप भी सोचते हैं? अकेले बैठे हों सोचते हैं, तो वो किस से मुखातिब होते हैं हम? यस सर, हम किस से मुखातिब होते हैं? खुद से। खुद से। उसको कहते हैं मोनोलॉग, उसको कहते हैं मोनोलॉग, यानी अपने आप से खुद ही हाँ, मोनो सिंगल को कहते हैं। अच्छा, इसी तरह जब से इस वक्त मैं और आप एक दूसरे से मुखातिब हैं तो ये डायलॉग होता है। डाई टू को कहते हैं, टू या मोर देन टू। तो डायलॉग जो है दो लोगों या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान होती है। तो कम्युनिकेशन जो है ना, ये टू वे प्रोसेस है, ठीक है, सेंडर से रिसीवर तक, कंटिन्यूस फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, थॉट्स, मैसेजेस, स्पीच, विजुअल, सिग्नल, राइटिंग एंड बिहेवियर। हम अक्सर यही कहते हैं कि इंफॉर्मेशन चेंज होती है। नो, थॉट्स, मेरे माइंड में एक आइडिया है, मैं वो शेयर करता हूँ कि ठीक है या गलत है। एक मैसेज है कि जी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, आप तक पहुँचता है। स्पीच है, ठीक है, मैं कोई असर छोड़ना चाह रहा हूँ आप तक अपने अल्फाज के थ्रू। अच्छा, इसी तरह कोई विजुअल है, ठीक है, कोई पिक्चर, कोई मैप, कोई चार्ट, कोई डायग्राम है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये भी मेरा एक मैसेज हो सकता है। इसी तरह कोई राइटिंग है, या मेरा कोई एक्शन, मैं शाउटिंग करने लग जाता हूँ, मैं पोलाइटली आपसे मुखातिब होता हूँ, तो ये मेरी मुख्तलिफ बिहेवियर हैं जो कि आप लोग देख रहे हैं। इससे भी पता चल जाता है। अगर मैं ऊंचा बोलूँगा, गुस्से से बोलूँगा, ऊंचा बोलूँगा, तो इसका यही मतलब होगा ना कि शायद मैं गुस्से में हूँ, और बड़े प्यार और नरमी से आपसे मुखातिब होंगे तो आपको लगेगा कि हमारा टीचर बड़ा पोलाइट है। तो ये हमारे बिहेवियर होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो हम एक बंदा दूसरे बंदे तक जब कन्वे कर रहा होता है, तो दैट इज़ कम्युनिकेशन। स्टार्ट कहाँ से होती है? आइडिया ओरिजिनेशन से। तो कंटिन्यूस टू वे प्रोसेस है जिसमें आइडियाज़ क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। तो अब देखें कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स को थोड़ा सा इसको समझिएगा कि कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले है सोर्स, ठीक है। सोर्स किसको कहते हैं? वो चीज़ जहाँ से इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, ये सेंडर होता है। ये क्या होता है? सेंडर को बोलते हैं। इस वक्त मैं सोर्स हूँ और आप सब रेसिपिएंट हैं, रिसीवर हैं, ठीक है। अच्छा, सोर्स ने इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी है, मैं बोल रहा हूँ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, मेरी स्लाइड चेंज होंगी, आपकी स्क्रीन पे चेंज होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। तो मैं इस वक्त क्या हूँ? सोर्स हूँ। देन है ट्रांसमीटर या इनकोडर। अब ये हम इलेक्ट्रिकल समझ लें कि कम्युनिकेशन की बात करें जो इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा चैनल कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप है। मेरे अल्फाज इनकोड हो रहे हैं किस शक्ल में? किस शक्ल में? हमारे इंटरनेट के सिग्नल्स की शक्ल में। जो मेरी डिवाइस, मेरी आवाज़ है, मेरी डिवाइस उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रही है। ये आपकी डिवाइस तक थ्रू चैनल पहुंच रहे हैं। चैनल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप है। अब आपका मोबाइल उन सिग्नल्स को आवाज़ की शक्ल में डीकोड कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप होते हैं उसके रिसीवर, ठीक है, या डीकोडर। आप उसको रिसीव करते हैं, डीकोड करते हैं उस इंफॉर्मेशन को। तो इस दौरान जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो चल रही होती है ना, वो होता है मैसेज, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ईशा की नमाज किस किस ने पढ़ी आज? जी, किस किस ने पढ़ी है? जी, शाबाश। पढ़नी है, अच्छा, पढ़ ली है, पढ़नी है। अब ये देखें, ये फीडबैक आया है। मेरा सवाल था कि ईशा की नमाज किसने पढ़ी है, मैं सोर्स था, मैंने ये बात अल्फाज की शक्ल में कही, ठीक है। तो मेरे इस चैनल ने उसको क्या किया? पढ़नी है जी। तो मेरे इस डिवाइस ने उसको क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया, इनकोड किया इंफॉर्मेशन को एक अगली शक्ल में, ताकि आप तक पहुंच सके। वो थे सिग्नल्स। अच्छा,
इसमें जो सोर्स ने मैसेज दिया, मैंने मैसेज दिया, चैनल है माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप, माइक ऑफ कर दें। फिर आपके जो डिवाइस है वो रिसीवर है, सॉरी वो इनकोड डीकोडर है, उसने डीकोड किया और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। जब ये कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नहीं होती तो फिर एक मैं आप मेरे सामने हैं, मैं सेंडर हूँ, आप मेरे सामने रिसीवर होंगे, दरमियान में मेरा कोई एक मैसेज होगा और वो किसी चैनल के थ्रू होगा। ठीक हो गया ना जी। तो ये कंपोनेंट होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर द 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो देन हम कहते हैं कि सेंडर, चैनल एंड रिसीवर। और अगर हमसे कोई पूछे कि ओवरऑल कितने कंपोनेंट होते हैं, तो हम कहते हैं कि सोर्स, ट्रांसमीटर, मैसेज, मीडियम या चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। अब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सी होगी? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में कम्युनिकेशन का इफ़ेक्टिव होना। मिसाल के तौर पर मैं घंटा तकरीर करता रहूँ, इधर उधर की कहानियाँ सुनाता रहूँ आप लोगों को, और असल टारगेट जो था, जो टॉपिक आपको समझना चाहिए था, वो आप समझे ही नहीं है, तो क्या मेरी इस घंटा खपने का कोई फ़ायदा होगा? जी, कोई फ़ायदा होगा? नो सर। मैं इधर उधर की कहानियाँ सुनाता रहूँ, फिलोसोफर बना रहूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? कम्युनिकेशन का मकसद ये होता है कि जो रिसीवर है वो सेंडर की बात को अंडरस्टैंड कर जाए, उसके मैसेज को अंडरस्टैंड कर ले, डीकोड कर ले, समझ जाए। यानी सेंडर जिस तरह से बात उसके दिमाग में डालना चाहता है उस तरह से उसके दिमाग में पहुंच जाए। इसको कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक हो गया? तो ये इसके जो है वो कंपोनेंट होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। अब देखें काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हम 3 मेजर उस पर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन रिलेशन, कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन फ्लो, कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। ये 2 तरह की होती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है? वर्बल, इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ अल्फाज की शक्ल में। ठीक है? वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी ऐसी कम्युनिकेशन जो अल्फाज के ज़रिए, ऐसी कम्युनिकेशन जो अल्फाज के ज़रिए हो सेंडर से रिसीवर के दरमियान, ये वर्बल कम्युनिकेशन होती है। नॉन वर्बल ऐसी कम्युनिकेशन जो विजुअल्स, इमेजेस, जेस्चर्स, सिग्नल्स इन शक्लों में हो जिसमें अल्फाज इस्तेमाल ना हो। अब जो होती है ना वर्बल कम्युनिकेशन, ये फर्दर 2 कैटेगरीज़ की होती है, रिटन एंड ओरल। जो रिटन कम्युनिकेशन है इसमें अल्फाज रिटन फॉर्म में होते हैं, टेक्सचुअल फॉर्म में, जैसे इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आपको ये नज़र आ रही हैं। ये क्या कहलाएगी? रिटन ओरल, सॉरी रिटन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगी। अगर मैं क्या करूँ, मैं इस स्क्रीन को हाइड कर लेता हूँ, फ़र्ज़ करें। ठीक है ना जी? अब आपकी स्क्रीन पे कोई वर्ड नज़र नहीं आ रहा, बट मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और आप उन अल्फाज को समझ रहे हैं, तो ये मेरी कम्युनिकेशन क्या कहलाएगी? ओरल कम्युनिकेशन कहलाएगी। है ये भी वर्बल है, ये वाली भी वर्बल है। आप देखें ये वर्बल है लेकिन ये रिटन फॉर्म में है, ये तहरीरी है। मैं यहाँ पे चुप कर जाऊँ, आपसे कहूँ आप इसको पढ़ें, ये रिटन हो जाएगी। अब मैं बोलूँगा तो अल्फाज आप तक पहुँचेंगे, ये क्या हो जाएगी? ओरल है। ठीक है? अब ये सामने भी है और मैं बोल भी रहा हूँ, तो ये इसको हम ओवरऑल वर्बल कहेंगे, इसमें हम फर्दर डिवीज़न नहीं करेंगे। तो ये वर्बल एंड नॉन वर्बल होगी। ये अगली स्लाइड में हम देखते भी हैं। अच्छा, उसके बाद है कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन फ्लो। वर्टिकल कम्युनिकेशन है, लोअर से हायर ऑफिस की तरफ, लोअर से हायर लेवल की तरफ। जैसे एक बच्चा अपने टीचर से मुखातिब होता है, कोई क्वेश्चन करता है, तो बच्चे का लेवल छोटा है, टीचर का लेवल अप है, ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है। अब एक टीचर बच्चे से मुखातिब होता है तो ये भी वर्टिकल है। वर्टिकल की बेसिकली 2 सब टाइप्स होती हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जब लोअर लेवल पे कोई इंडिविजुअल अपने से हायर लेवल के किसी इंडिविजुअल से कम्युनिकेट करता है तो ये अपवर्ड कहलाती है। और जब हायर से लोअर की तरफ, यानी कोई हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है, प्रिंसिपल है, अपने स्टाफ को कोई चीज़ सेंड कर रहा है, कोई मैसेज सेंड कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगी। अच्छा, इसी तरह कुछ कम्युनिकेशन ऐसी भी होती हैं जो सेम लेवल पे चल रही होती हैं। अब जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं, उनका लेवल से, वो आपस में सारा दिन बातें करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। एक होती है डायगोनल। अब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, टीचर बच्चों से मुखातिब है, बच्चे टीचर से मुखातिब हैं, बच्चे आपस में मुखातिब हैं, एक और टीचर आ जाते हैं, वो टीचर से मुखातिब है। अब लोअर लेवल, अपर लेवल, ठीक है, ये सारे एट अ टाइम मिक्सअप हो रहे हैं, तो दैट इज़ डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है?
उसके बाद थर्ड जो मेजर कैटेगरी है कम्युनिकेशन की वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये आज की हमारी जो कम्युनिकेशन और ये फॉर्मल कहलाएगी, मेरी और आपका ये जो लेक्चर है। क्यों? इसमें हमें पता है कि हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, कितने टाइम का लेक्चर होना है, लेक्चर देने वाला कौन होगा, लेक्चर लेने वाले कौन होंगे, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, किस ऐप के ज़रिए से होगा, ठीक हो गया। तो कंटेंट किस तरीके से पेश किया जाएगा, एवरीथिंग डिफाइंड और स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल क्या हो गया? अचानक से चार दोस्त इकट्ठे हुए, फैमिली वाले इकट्ठे हो गए, ठीक है ना जी, बाहर आ जाएं जी, सारे गपशप लगाते हैं तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। या 24 घंटे में हमारी जो कम्युनिकेशन होती है एक दूसरे के साथ, वो सारी की सारी इनफॉर्मल होती है। अब हम इनको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं वन बाई वन। सबसे देखें, पहले है कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन फ्लो। अब इसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन है। वर्टिकल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन को कहते हैं टीचर से स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट टीचर से सवाल कर रही है, टीचर टू स्टूडेंट, स्टूडेंट टू टीचर। अब टीचर का लेवल अप है और स्टूडेंट का लेवल डाउन है, लोअर लेवल है। तो ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें लोअर लेवल से कोई हायर लेवल को या हायर लेवल से कोई लोअर लेवल को क्या करता है, कोई मैसेज सेंड करता है, तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है। अब मिसाल के तौर पर आप हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूट हैं, तो कभी आप स्कूल स्टाफ को नोटिफिकेशन कोई भेजेंगे, कभी किसी की छुट्टी की एप्लीकेशन आपके पास आएगी, ठीक है। अब ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन चल रही होगी आपकी उनके साथ, ठीक हो गया। अच्छा चलें, अब आपसे एक दो सवाल हैं, ठीक है, आपने सोच के बताना है कि ये, अब इसमें डाउनवर्ड्स पहले समझ लें कि एक बच्चा है ना, वो अपने टीचर से कम्युनिकेशन कर रहा है, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है। एक टीचर है, वो अपने प्रिंसिपल को कोई एप्लीकेशन दे रहा है या वैसे उससे मुखातिब है, तो ये क्या कहलाएगी? अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब एक प्रिंसिपल है, उसने स्टाफ की मीटिंग ली है, वो अपने स्टाफ को कोई बात समझा रहा है, ठीक है, कोई स्पीच कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम का सलूशन बता रहा है, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। इसी तरह एक टीचर अपने बच्चों को कोई प्रॉब्लम का सलूशन बता रहा है या पढ़ा रहा है, ये भी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाती है। तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब सवाल आपसे ये है कि अल्लाह ताला आपको प्रिंसिपल बना देते हैं, वाइस प्रिंसिपल, डिप्टी या असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस बना देते हैं। आप अपने स्टाफ को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक मैसेज करते हैं, ठीक है, कि कल से स्कूल ओपन हो रहे हैं या क्लोज होंगे स्कूल कल। ये कौन सी कम्युनिकेशन है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड वर्टिकल, डाउनवर्ड वर्टिकल, ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, अब एक नोटिस बोर्ड होता है स्कूल का जहाँ पे मुख्तलिफ नोटिफिकेशन पेस्ट किए जाते हैं, वो किस चीज़ की कम्युनिकेशन की एग्जांपल होगा? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड, अपवर्ड? जी, डाउनवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कैसे? क्योंकि वो हेड की तरफ से इंफॉर्मेशन जा रही है सबकी तरफ। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक टीचर ना बोर्ड पे आके, वाइट बोर्ड पे आके क्वेश्चन लिखता है, एक स्टूडेंट, सॉरी टीचर नहीं, स्टूडेंट लिखता है टीचर से पूछने के लिए, ये कौन सी होगी? अपवर्ड। अच्छा, स्कूल के मेन गेट के साथ एक बॉक्स लगा हुआ है, हेड ने लगवा दिया, आप हेड बन जाते हैं, बड़े प्रोफिशेंट हैं, प्रोएक्टिव हैं, आपने वो लगा दिया और आप कहते हैं कि उसके ऊपर लिखे सजेशन बॉक्स, अपनी कीमती राय और शिकायत यहाँ पे जो है वो रख के जाएं। तो अब ये कौन सी होगी? डाउनवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड वर्टिकल। नो, ये सजेशन बॉक्स अपवर्ड होगी, क्योंकि वो हेड की तरफ, वो हेड को, स्टूडेंट्स की तरफ से, हेड को, स्टाफ की तरफ से, ये हेड को भेजी जा रही है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट अब स्टाफ की तरफ से है। मैडम फिर भी अपवर्ड तो है ना, तो फिर ये अपवर्ड होगी ना? स्टूडेंट को हो, फिर भी स्टूडेंट कर रहे हैं, फिर भी तो अपवर्ड ही है ना, ठीक है। अगर की तरफ से होती तो फिर अपवर्ड होती ना जी, किसकी तरफ से होती? देखिए, स्टूडेंट्स भी अगर कर रहे हैं आपके कहने के मुताबिक, तो स्टूडेंट अपने टीचर को लिखेंगे ना शिकायत, तो वो भी तो अपवर्ड ही होगी ना। टीचर का लेवल अप है, या हाई स्कूल के हेड को लिख रहे हैं, तो वो भी उसका लेवल अप है, अपवर्ड होगी। सजेशन बॉक्स, ये सवाल पेपर में आया है कि विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सजेशन बॉक्स इज़, तो ये अपवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन है।
अच्छा, इसके बाद आती है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल सेम लेवल को कहते हैं। अब ये टीचर हैं, ब्रेक में सारे इकट्ठे टीचर रूम में बैठे हैं और गपशप लगा रहे हैं। स्टूडेंट ब्रेक में खेल रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। ये हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन है। इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड का कोई सीन नहीं है, सबका लेवल एक जैसा होता है। सम टाइम होती है डायगोनल कम्युनिकेशन। आप जैसे देखें कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, वहाँ पे टीचर भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। टीचर से बातें कर रहे हैं, कभी हेड से बातें कर रहे हैं, कभी बच्चों से कर रहे हैं, बच्चे कभी आपस में कर रहे हैं, कभी हेड से कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ फैमिली में शाम को खाने के टाइम पे हम सारे इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना जी। जब सुबह का टाइम होता है, छोटे बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो उस वक्त सिर्फ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त किसी की नहीं सुननी होती। जब ना जाने का प्रोग्राम चुप करके सुनेंगे, ठीक है। और शाम के टाइम, रात के टाइम खाने पे सारे बैठे हैं, तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन है। सारे छोटे बड़े सेम एज वाले सारे बातें कर रहे हैं, तो इसको डायगोनल कम्युनिकेशन कहेंगे। क्लियर जी, यहाँ तक कोई मसला? आगे चलें जी प्लीज़। क्लियर है? यस सर। जी सर। अच्छा, अब सेकंड जो मीटिंग, हाँ, स्टाफ मीटिंग हेड ने कॉल की है, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड वर्टिकल होगी। सर इसमें भी कम्युनिकेशन होती है ना, टीचर स्टाफ की, प्रिंसिपल की, मतलब कि बातचीत आपस में होती है, तो ये भी तो हो सकता है कि ये डायगोनल हो। नहीं, डायगोनल हो सकती है, लेकिन अगर हेड ने कोई मीटिंग कॉल की है, कोई एजेंडा शेयर कर रहा है, तो दैट इज़ डाउनवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। अगर उनको वो मौका देता है कि आपके सजेशन दे दें, तो वो फिर हो सकती है, ये नहीं है कि नहीं हो सकती, बट अगर वो स्टाफ मीटिंग खुद कॉल कर रहा है तो वो फिर होगी। अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन। आप देखें, कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन। अब ये वर्बल है। सबसे पहले वर्बल दो तरह की है, रिटन एंड ऑरल, ठीक है। रिटन में जैसे कोई ईमेल आप किसी को करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, टेक्स्ट मैसेज आप किसी को करते हैं, कोई नोट्स भेजते हैं किसी को, कोई लेटर भेजते हैं, कोई बुक या मैगज़ीन है, ये सारी की सारी रिटन कम्युनिकेशन है। कोई एप्लीकेशन है, कोई मेमो है, कोई नोट है, कोई इनविटेशन आप भेजते हैं, कोई ईमेल करते हैं, कोई टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, ये सारी की सारी जो टेक्सचुअल फॉर्म में आपके मैसेजेस होते हैं, इनको रिटन या नॉन वोकल कम्युनिकेशन कहते हैं। इस सवाल पेपर में आया है कि ईमेल कौन सी कम्युनिकेशन है। बहुत से लोगों ने इसको वर्बल कर दिया था, अब नीचे रिटन भी ऑप्शन में था, ठीक है। अब उसके बाद है ऑरल या वोकल। ऑरल या वोकल स्पोकन वर्ड्स को कहा जाता है। जब यही अल्फाज जो है ना, रिटन जो है, रिटन के बजाय स्पोकन शक्ल में हम दें, जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, स्पीच में, डायलॉग में, फ़ोन कॉल में, रेडियो में, टीवी में, ठीक है, इन शक्लों में जब कोई मैसेज कन्वे होता है, होते ये भी अल्फाज हैं बट स्पोकन फॉर्म में, तो इनको हम क्या कहते हैं? ऑरल या वोकल वर्बल कम्युनिकेशन हम बोलते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली इसमें हम बॉडी लैंग्वेज को, ठीक है, मतलब बॉडी लैंग्वेज से मुराद हमारी हम आँखों से, हम नेक मूवमेंट से, हम हैंड्स मूवमेंट से, ठीक है, या ओवरऑल बॉडी की मूवमेंट से हम कोई जेस्चर्स, हम अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं? मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं बग़ैर कुछ बोले। अब मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं, आप किसी बच्चे को देख के जो है वो अपनी नेक को मूव करते हैं दाएं बाएं, हॉरिजेंटल, इसमें नोडिंग ऑफ द हेड इसको बोलते हैं। अब वो आप दाएं बाएं उसको करते हैं, तो ये किस चीज़ का साइन है? आपने बोला तो कुछ नहीं है, ये क्या चीज़ जाहिर कर रहा है? ना करो बच्चे। अच्छा, ना करो, मना करने का। आपने किसी को थंब अप कर दिया, अंगूठा ऐसे हाथ का अंगूठे से इशारा कर दिया, इसका क्या मतलब होता है? दैट्स मीन गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, आप जो है ना कोई बात कर रहे हैं और आप उसके जवाब पे एकदम आंखें बंद कर लेते हैं, ओहो, ये किस चीज़ की साइन? आप बोलते नहीं हैं। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझे देख नहीं कर पा रहे अभी, तो मतलब एक हैरानी की कैफियत सी होती है कि नहीं होती? अगले को पता चल जाता है कि यार ये तो मेरे जवाब से सेटिस्फाई, वो चुप हो जाता है बेचारा, कंफ्यूज हो जाता है। तो ये वो सारी कम्युनिकेशन है जो बग़ैर कुछ लिखे हुए या बोले हुए हम अगले बंदे को कन्वे कर रहे होते हैं, जस्ट एक साइन से, जेस्चर से, सिग्नल से। तो टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टैक्ट, ये तीन इसके मेन कंपोनेंट होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। बहुत अच्छे, मेरे बच्चे बड़े शेर हैं। अब ये देखें, मतलब बात तो वही है, मेरे बच्चे बड़े शेर हैं। अब एक ये टोन थी और ये बड़े मेरे शेर हैं, ये बड़े बहादुर दलेर हैं।
अब ये एक्साइटमेंट को शो कर रहा है टीचर की, ठीक है। तो टोन ऑफ वॉइस बताती है कि खुशी की बात है, लेकिन टीचर पहले आसमान पे चढ़ा हुआ है जी खुशी से। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज। एक टीचर आया, वो बड़ा एक्टिव सा है, पूरे लेक्चर में वो खड़ा रहा है, पढ़ाता रहा है, बोर्ड के साथ चिपका हुआ। एक दूसरा टीचर आया है, वो लुढ़कता हुआ आया है, कुर्सी पे मुश्किल से बैठा है, एक टांग उधर है दूसरी उधर है, जमाइयाँ ले रहा है। तो यो एक मैसेज जा रहा है बच्चों को कि उस्ताद जो है ना बेचारा थका हुआ है। अच्छा, तीसरा है आई कांटेक्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आई कांटेक्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल होता है कम्युनिकेशन का। ये आइज़ की मूवमेंट से, आइज़ के से साइन से इसको गेज़ बोला जाता है, आई कांटेक्ट को। तो इसके ज़रिए सबसे ज़्यादा टीचर अपनी क्लास को कंट्रोल करता है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन है, इसलिए बार बार मैं बच्चों की और टीचर की एग्जांपल दे रहा हूँ। टॉपिक भी जो आपके पेपर में आना है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन है। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं? विजुअल सबसे पहले, चार्ट्स, मैप्स, इमेजेस, इन चीज़ों के ज़रिए हम कोई मैसेज देना चाह रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे आप देखें ना, अब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, तो वो किस चीज़ का साइन है कि यहाँ से थोड़ा आहिस्ता चलें, बच्चे गुजरेंगे, और गुजर रहा है तो वेट करें। ठीक है। तो इसी तरह विजुअल्स मतलब कोई इमेज, पिक्चर, इन चीज़ों के ज़रिए कोई मैसेज देना। अच्छा, दूसरा है क्रोनोमिक्स। क्रोनो में ये टाइम को कहा जाता है। ठीक है। जब कम्युनिकेशन के अंदर टाइम की मदद से हम कोई चीज़ किसी दूसरे तक पहुंचाएं या कोई मैसेज उसका रिसीव करें तो इसको क्रोनोमिक्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर दो लोग हैं, एक बच्चे के साथ सारा दिन बैठा रहे तो उसको कोई मसला नहीं होगा अपने क्लासमेट के साथ, और दूसरे बच्चे के साथ वो 1 मिनट भी नहीं बैठना पसंद करता या बैठता नहीं है, टीचर ये ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो ये किस चीज़ की अलामत है? ये बच्चे का जो बिहेवियर है ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि पहले बच्चे के साथ उसका फ्रेंडली रिलेशन है या दूसरे वाले के साथ? जी सर, पहले वाले के साथ। ये होता है कि टाइम भी इटसेल्फ एक मैसेज कन्वे कर रहा है। अब ये बच्चा सुबह स्कूल जल्दी आ जाता है या क्लास में सबसे पहले आ जाता है, ठीक है, तो ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि ये बच्चा पंक्चुअल है। तो बात करने का मकसद ये है कि टाइम भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बग़ैर किसी को कुछ बताए तो टाइम जो है वो ये बता रहा होता है, हमें मैसेज दे रहा होता है कि इसके पीछे भी कोई ना कोई बात मौजूद है, कोई ना कोई आइडिया मौजूद है। थर्ड नंबर पे आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स किसको कहते हैं? क्लास में कुछ बच्चे जल्दी काम कर लेते हैं। हाँ, यस, जल्दी कर लेते हैं, तो आप उससे क्या नतीजा लेते हैं कि ये इनका IQ अच्छा है या ये अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। यस, ऐसे ही है, यही मैसेज जाता है टीचर को। हैप्टिक्स टच को कहते हैं, टैक्टाइल टच को, कि कम्युनिकेशन के दौरान जो है ना वो टच भी हमें एक मैसेज दे रहा होता है। ठीक है, किसी बच्चे को थपकी दे रहा है एक टीचर, अच्छा एक बच्चा दूसरे बच्चे से हैंड शेक कर रहा है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से हैंड शेक नहीं कर रहा, तो ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये मिलने के लिए हैंड शेक बच्चे यूज़ करते हैं, और कुछ बच्चे आपस में अगर फ़र्ज़ करें नहीं भी कर रहे, तो इट इज़ द यूज़ ऑफ टचिंग इन कम्युनिकेशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, टच के ज़रिए से भी कोई मैसेज दिया जा सकता है बग़ैर कुछ बोले। फिर उसके बाद है प्रॉक्सिमिक्स डिस्टेंस को कहते हैं। एक बच्चे को टीचर कहता है कि आप वहाँ उसके साथ जाके बैठ जाओ, वो उसके साथ जाके बच्चे के साथ बैठता है बट थोड़ा सा डिस्टेंस रखता है अपना। ठीक है, तो क्या चीज़ जाहिर कर रहा है ये? जी, कि उस बच्चे की शायद उसके साथ कोई रिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। अच्छा, एक बच्ची क्लास, हाँ बिल्कुल ऐसे। अब एक बच्ची या बच्चा क्लास स्कूल में पढ़ रहा है, उसका बड़ा भाई आता है, दूर चले जा, मेरे करीब ना आना। हाँ, मतलब यही है कि उसका कोई उनका आपस में कोई रिलेशन अच्छा नहीं है, या वो एक दूसरे को, दोनों क्लासमेट एक दूसरे से नाराज़ हैं, लाइक नहीं करते वगैरह वगैरह। अच्छा, एक बच्चे का वो कोई बहन भाई में से कोई उसी स्कूल में पढ़ता है, वो अचानक आता है, छोटी बच्ची या बच्चा है प्ले में, वो भाग के जाता है, उसको चिमड़ जाता है।
ठीक है। तो ये बात करने का, अगर उसी को कोई स्ट्रेंजर बुलाए, कोई अजनबी बुलाए तो उसके करीब भी नहीं जाता। तो ये भी एक मैसेज होता है कि छोटे बच्चे समझते हैं कि भाई ये मेरा जानने वाला, ये मेरा अपना, ये मेरा पराया है। तो डिस्टेंस भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक मैसेज दे रहा होता है हमें, प्रॉक्सिमिक्स इसको कहते हैं। उसके बाद है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स हमारी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज है, पूरे जिस्म की जो हमारी बॉडी मूवमेंट होती है, इसको काइनेसिक्स कहा जाता है। इंटरप्रिटेशन, स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एज अ बॉडी होल। अब एक टीचर आया स्कूल क्लास के अंदर हंसता मुस्कुराता हुआ, ठीक है, और उसने क्लास को वार्म अप कराया, कोई छोटी सी एक्टिविटी कराई, टॉपिक पढ़ाना समझाना शुरू कर दिया। ये एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल ये है कि टीचर आया, बच्चों से पूछो, बच्चों कल क्या पढ़ा था, आज क्या पढ़ना है, अच्छा चलें कल वाला रिवाइज़ कर लो। वो कुर्सी पे बैठ गया, आप सर पकड़ के, पता नहीं क्या सोच रहा है, बेगम साहिबा से झगड़ा हुआ या जो भी उसकी वजह, तो वो बैठा है कुर्सी के ऊपर। 10-15 मिनट उसने कहा हाँ जी पढ़ लिया जी, चलें जी मुझे किताब दे दो जी, या अच्छा चलें आप बच्चा आप खड़े हो, जो इनसे सुनो, इस लाइन से आप सुन लो, इससे आप सुन लो, इससे आप सुन। तो ये बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि ये टीचर एक्टिव है, ये पैसिव है। इसी तरह के बच्चे को भी टीचर ऑब्जर्व अगर कर रहा है कि ये बच्चा एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है हर एक सिचुएशन में मुझे, और ये बच्चा नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसी तरह क्लास में कोई काम करने को मैंने कहा कि थंब अप करता है, कोई करने को टीचर को थंब अप कर देता है, कोई काम करने को उसने कहना है या अप्रिशिएट करना है। अच्छा, नोडिंग ऑफ द हेड, नोडिंग मतलब ये है कि यस आप करें, वेरी गुड। अच्छा, हेड शेकिंग, राइट लेफ़्ट जो है ना वो हॉरिजेंटल उसमें डायरेक्शन में कि नहीं करना, नो, नॉट अलाउड, डिसएग्रीड। तो ये बॉडी मूवमेंट जो है हमारी, इससे भी एक मैसेज जा रहा होता है और रिसीवर इसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है। उसके बाद है पैरा लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस को कहते हैं, ठीक है, कि आवाज़ की जो टोन है वो कभी सॉफ्ट है, कभी लाउड है, कभी शाउटिंग है, कभी पाज है, कभी साइलेंस है। अभी आपने नोट किया होगा कि जब किसी का माइक ऑन होता है तो मैं पाज लेता हूँ, दरमियान में वक्फा लेता हूँ, साइलेंट हो जाता हूँ। बेसिकली ये एक मैसेज होता है कि भाई कोई किसी का माइक ऑन है, फिर भी बहुत सारे लोग क्विकली देख लेते हैं और उसको ऑफ़ कर देते हैं। ऐसे होता है, आपने किसी ने ये चीज़ ऑब्जर्व की हो कल और आज? इसको पैरा लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है ना जी। अब देखें बोलते हुए अचानक मैं रुक गया हूँ तो आधे से ज़्यादा लोगों को यकीनन ये बात समझ आई होगी कि मैं क्यों रुकता हूँ, क्यों मैंने स्टॉप किया है बोलते हुए। तो ये वजह होती है, इसी को कहते हैं पैरा लैंग्वेज, ठीक है। लाउडली, सॉफ्टली या इवन साइलेंस। साइलेंस भी एक मैसेज है ना। क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, सारी क्लास शोर करने लग गई, आप क्या करते हैं? ठक ठक ठक। अच्छा, आपके इस ठक 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 से बच्चे नहीं रुकते, फिर आप क्या करते हैं? चुप कर जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, 3 to 5 सेकंड्स के लिए। जब आप चुप करते हैं तो बच्चे ज़्यादा शोर करते हैं या चुप कर जाते हैं आपको देख के? जी, चुप हो जाते हैं। जो ज़्यादा बोल रहे होते हैं आप उनकी तरफ देख के चुप करके खड़े होते हैं तो वो भी चुप हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना बोलना, बिल्कुल खामोश रहना, ये भी एक मैसेज है। तो साइलेंस इज़ आल्सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और ये भी एक मैसेज कन्वे करती है रिसीवर तक। लास्ट 3 कैटेगरीज हैं। आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उसको ऑर्नामेंटल, डेकोरेटिव किसी एलिमेंट को, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक खातून है, उसने मेहंदी लगाई हुई है और रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है, और बड़े ज़ेबो ज़ीनत वाला, तो ये किस चीज़ की अलामत है? जी, उसकी कोई शादी है या वो किसी शादी में जा रही है, यही अलामत होगी। ये बच्चा यूनिफॉर्म में, हाँ अच्छा, ये बच्चा इस यूनिफॉर्म में है तो ये क्या जाहिर कर रहा है कि ये क्या है? स्टूडेंट है, टीचर है, डॉक्टर है? स्टूडेंट। अच्छा, कोई किसी को रिंग पहना रहा है, इंगेजमेंट हो रही। तो बात करने का मकसद ये है डेकोरेटिव। अच्छा, वो यानी कि घरों के ऊपर जो है ना फ्लैग लगा हुआ है ग्रीन कलर का और रंग बिरंगी बत्तियां लगी हुई हैं रबीउल अव्वल के महीने में, क्या चीज़ जाहिर कर रही हैं? ये रबीउल अव्वल की खुशी में इसने चिरागा किया हुआ, ऐसे है कि नहीं? तो इसको कहते हैं आर्टिफैक्ट, यानी ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटेशन, डेकोरेशन। ये भी एक मैसेज दे रहे होते हैं
कि ये बंदा तैयार श्यार हो कि आज किसी फंक्शन में जा रहा है, किसी शादी में जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है वगैरह वगैरह। उसके बाद अब वोकैलिक्स ये ऊपर हमने बात की है इसमें पैरा लैंग्वेज के अंदर भी। पैरा लैंग्वेज और वोकैलिक्स तकरीबन एक ही बातें हैं कि हमारी जो टोन ऑफ वॉइस है कभी अप कभी डाउन, तो ये वोकैलिक्स भी इसी को कहा जाता है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गेज़, आई मूवमेंट एंड आई कॉन्टैक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आई कॉन्टैक्ट जो है ना, ये क्लासरूम मैनेजमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ज़रिए आप वो काम जो आप वर्बल कम्युनिकेशन से नहीं कर सकते, इसके ज़रिए आप कर लेते। एक बच्चा दूसरे बच्चे के कान को हल्का सा छेड़ रहा है, ठीक है, आपने खाली उसकी तरफ देखा, कुछ भी नहीं किया आपने, उसको सिर्फ देखा है, ये उसके लिए एनफ हो गया। तो इसको आई मूवमेंट को या आई कॉन्टैक्ट को गेज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये थी जी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, अब इसके बाद आता है कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। अब रिलेशन की बेस पे हम दो कैटेगरीज़ में कम्युनिकेशन को डिवाइड करते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये पिक्चर क्या बता रही है आप लोगों को, ये वाली, कि क्या चल रहा है यहाँ पे? कोई मीटिंग हो रही है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऐसे ही है। और यहाँ पे फॉर्मल मीटिंग, यस, फॉर्मल मीटिंग। ये क्या हो रही है? गपशप हो रही है। इनफॉर्मल मीटिंग लाइक गपशप और फ्रेंड्स। यस जी सर, गेट टुगेदर। हाँ, आप देखें, फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें जो कम्युनिकेशन है उसका जो टाइम है, जो उसमें जो चीज़ डिलीवर की जानी है, हर एक चीज़ स्केड्यूल्ड, स्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है। फॉर्मल से मुराद ये है कि बाकायदा जिसका टाइम दिया जाता है, वेन्यू दिया जाता है, जिसके एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस या मीटिंग वो बताए जाते हैं, तो ये हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन है। और अचानक से बैठे बिठाए जो अनऑफिशियल इनफॉर्मल वे में हम इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसी कम्युनिकेशन हमारी क्या कहलाती है? अनऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है। अच्छा, आप में से कोई कंप्यूटर का है बंदा या बंदी? जी, कंप्यूटर साइंस का। वो घबराए नहीं, एक सादा सा सवाल पूछना है। अच्छा चलें, सवाल वैसे चलें जनरल में पूछ लेता हूँ कि अगर इस वक्त मैं आपसे कोई सवाल पूछना चाहूँ या आप मेरे से पूछना चाहें, तो रियल टाइम में यानी फौरी तौर पर हम एक दूसरे को सवाल जवाब कर सकते हैं, सवाल का जवाब दे सकते हैं? जी यस सर। कोई टाइम गैप होगा बीच में, घंटा 2 घंटे या दिन का, या फौरी होगा? सर सवाल होगा साथ ही जवाब आ जाएगा। अच्छा, ज़्यादा नहीं सर, मैक्सिमम ये सोचने का होगा। अच्छा, मतलब सोचने वाला टाइम आप कंसिडर ना करें। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोगों ने मेरे YouTube पे मेरी कोई वीडियो देखी और वहाँ पे कमेंट्स में कोई सवाल पूछ लिया कि इसका क्या मतलब है, तो उसका रिप्लाई आपको कब मिलेगा? फ़ौरन नहीं, फौरन तो नहीं, जब आप टाइम होगा आपके पास। अगर आप मुझे अभी, अगर मेरे ऑफिस वाले, वैसे इस टाइम मैं अपना ऑफिशियल नंबर बंद, पर्सनल नंबर बंद करके बैठता हूँ कि ऑफिस से कोई कॉल ना आए, अक्सर हमें आ जाती है। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें अगर ऑफिस के नंबर से कोई मुझे कोई मेल या कोई कॉल करना चाहे, ठीक है, व्हाट्सएप उन्होंने किया, मेरा नंबर अभी बंद है, तो क्या उनका मैसेज का अभी रिस्पॉन्स उनको मिल जाएगा? नो सर, टाइम लगेगा। ऐसे है कि नहीं है? तो ऐसी कम्युनिकेशन जो रियल टाइम में होती है विदाउट एनी टाइम लैप्स, उसको कहते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ऐसी कम्युनिकेशन जो किस में होती है? रियल टाइम में होती है, जिसमें फौरी तौर पर जो है वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सवाल जवाब, ये सिंक्रोनस होती है। और ऐसी कम्युनिकेशन जो हमारी उसमें होता है कि जब हम फ्री होते हैं, जिसमें टाइम लैप्स आता है, वो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहलाती है। अच्छा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ या प्राइम मिनिस्टर अगर पूरे पाकिस्तान की कौम से ख़िताब करना चाहें तो क्या करेंगे? टेलीफोन कॉल करेंगे? टीवी पे, इंटरनेट पे, रेडियो पे, हर जगह पे क्या करेंगे?
ऑन आ ईयर गया है। सर। ऑन एयर लाइव आ जाएंगे, ऐसे है कि नहीं है? ऐलान कर दिया जाएगा कि आज वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ आपसे मुखातिब होंगे, ख़िताब फरमाएंगे कौम से। तो कौम से ख़िताब में जनाब वज़ीर आज़म साहब जब ख़िताब फरमा रहे होंगे तो वो क्या किया जाएगा, उसको पूरे मुल्क के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा होगा। तो जब एक इंडिविजुअल, मैस कहते हैं बड़ी तादाद को, ह्यूज अमाउंट में कोई चीज़ होना, तो मास कम्युनिकेशन क्या कहलाती है? लार्ज नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल, 25 करोड़ आवाम से अगर वो मुखातिब होना चाह रहा है तो वो क्या करेगा? प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन करेगा। तो वो कम्युनिकेशन क्या कहलाती है? मास कम्युनिकेशन कहलाती है। उसके बाद लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 3 लेवल्स हैं, इंट्रा, इंटर एंड एक्स्ट्रा। जो वर्ड होता है ना इंट्रा, ठीक है, अब आप लोग जो है ना वो एप्पल्स लेते हैं या मैंगोज़, आम अभी सीज़न ऑफ हुआ है रिसेंटली 1 माह पहले, तो आम की वैरायटी मौजूद होती है कि नहीं होती? जी, मुख्तलिफ वैरायटी का आम मार्केट में होता है ना। अच्छा, इसी होती है। अब हम बात करेंगे जी, हम उर्फ़ आम में अगर कोई वैरायटी ना बोले तो हम क्या कहेंगे? आम लिया जी हमने, आम का, ऐसा ही है। तो वो एक ही वैरायटी है आम की और उसमें मुख्तलिफ आगे नाम है। अगर हम किसी स्पेसिफ़िक वैरायटी का नाम ना लें तो जनरली हम कहेंगे कि हमने आम खाया है। ऐसे है कि नहीं है? अब देखें फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट खाएं, इससे समझ लगेगी कोई फ्रूट खाया, क्या खाया, को पता लग रहा है मैंने आज फ्रूट खाया है? कोई समझ लगी है क्या खाया? इससे नहीं। अच्छा, मैंने आज आम खाया है, आम खाया, तो मतलब ये है कि को किसी वैरायटी का आम खाया होगा, फ्रूट की समझ नहीं आ रही। ऐसे है कि नहीं है? तो इंट्रा कहते हैं किसी एक चीज़ के अंदर से, विद इन, सेम चीज़ से, ठीक हो गया। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपने आप से बात करता हूँ, जैसे इस पिक्चर में देखें शीशे के सामने ये साहिब ख़ुद से मुखातिब है। आप रात को सोते हुए शीशा देखते हुए दुआ पढ़ रहे होते हैं, अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्की फाहसिन खुल्की, अल्लाह जैसे आपने मेरी शक्ल खूबसूरत बनाई है, मेरे अखलाक को भी ऐसे खूबसूरत बना दे। आप ये दुआ पढ़ रहे हैं, अपने आप से मुखातिब है ना, खुश हो रहे हैं कि जी मैं अच्छा लग रहा हूँ, अच्छी लग रही हूँ, आज तो मैं जब जाऊँगी फंक्शन में तो सारे कहेंगे कि ये इसने ड्रेस कहाँ से ले लिया, तो वह खुशी हो रही होती है अंदर से। या कोई अल्लाह ताला वैसे खुशी की खबर देते हैं तो बंदा सोच रहे होते सबसे पहले मैं इसको बताऊँगा, इसको बताऊँगी, तो वो मेरे बारे में ये सोचेंगे। ये हम अपने आप से मुखातिब हो रहे होते हैं। तो अब देखें, ये अपने आप से, इंट्रा कहते हैं विद इन, सेम चीज़, अपने से जब आप मुखातिब हो रहे होते हैं तो ये इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है। इंटर कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा के दरमियान, इसको कहते हैं इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, ठीक है, दूसरे लोगों के साथ हमारी जो बातचीत होती है वो इंटर पर्सनल होती है, अपने साथ जो बात होती है वो इंट्रा पर्सनल होती है। सम टाइम हम दूसरे इंसानों के साथ बात नहीं करते, नॉन लिविंग्स के साथ कर रहे होते हैं। किसी ने बिल्ली रखी हुई है, किसी ने कोई बर्ड रखा हुआ है, ठीक है, कोई पेट रखा हुआ है, कोई डॉग रखा हुआ है, कोई हॉर्स रखा हुआ है, तो वो उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे बातें, कबूतर रखे हुए हैं तो उनसे बातें कर रहे होते हैं। जब नॉन ह्यूमन से हम कम्युनिकेशन करते हैं, इसको एक्स्ट्रा पर्सनल, पर्सन शख्स को कहते हैं ना, तो एक्स्ट्रा पर्सन शख्सियत से बाहर चले गए अब आप, ठीक हो गया जी। तो ये मुख्तलिफ़ काइंड्स थी। उसके बाद ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हमने वन लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी देखी थी, यहाँ पे उनकी डिटेल है कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, इसमें इनकोडिंग सबसे पहले है, मेंटल रैपिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। मेंटल रैपिंग से क्या मुराद है? मैं सेंडर हूँ, ठीक है ना, तो मैं अपने अल्फाज को, साइन को, सिम्बल्स को क्या करूँगा, मैसेज की शक्ल में दूँगा। जो मेरे माइंड के अंदर एक आइडिया मौजूद है, अपने आइडियाज़ को एक मैसेज की शक्ल में ज़बान पे ले आना या लिख लेना, ये क्या कहलाता है? इनकोडिंग कहलाता है। सॉरी। अच्छा, अब इसमें देखें वर्ड यूज़ हुआ है स्किल, परसेप्शन, बैकग्राउंड, कॉम्पिटेंसी। परसेप्शन कहते हैं आप किसी चीज़ को देख के जो आपके माइंड में एक आइडिया आता है वो परसेप्शन होती है। तो परसेप्शन, नॉलेज, स्किल्स जो आपके माइंड में है वो आपका जब मैसेज बनते हैं, इस वक्त मेरे माइंड में अल्लाह ताला ने जो आइडियाज़ इस वक्त रखे हुए हैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो मेरे अल्फाज बन रहे हैं मेरी ज़ुबान पे आके, इसको कहते हैं इनकोडिंग,
ठीक है, इनकोड करना, किसी चीज़ को लपेट देना, किसी चीज़ को कवर अप कर देना। अब वो जो मेरी मेंटल इंफॉर्मेशन है, मेंटल आइडियाज़ है मेरे, वो क्या हो रहे हैं, मेरे अल्फाज की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं, ये इनकोडिंग कहलाती है। दूसरे नंबर पे आता है जी कम्युनिकेशन चैनल। टेलीफोन कॉल हो सकती है, व्हाट्सएप कॉल हो सकती है, मस्जिद का लाउड स्पीकर है, एक मुअज्जिन नमाज के लिए बुलाना चाह रहा है, वो लाउड स्पीकर हो सकता है, कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, ठीक है, या इस वक्त हमारी माइक्रोसॉफ्ट टीम है, ऐप है, तो ये भी एक चैनल है। तो चैनल सेंडर चूजेस द मीडियम थ्रू विच ही वांट्स टू। अब जैसे कुछ लोगों ने कहा सर जूम पे, कुछ लोगों ने कहा सर गूगल मीट पे ले लें, तो ये सारे मुख्तलिफ कम्युनिकेशन चैनल हैं हमारे ऑनलाइन लर्निंग के लिए। तो मैंने चूज़ किया माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप, क्योंकि ये अगर 24 घंटे चलती रहे तो बंद नहीं होगी। दूसरा इसमें है ना जी 1 लाख बंदा अगर ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि मेरा ये एक रजिस्टर्ड अकाउंट था, इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया। अब उसके बाद आता है डी कोडिंग। अब आप तक मैसेज पहुंचता है तो आप उसको डी कोड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, कि मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, क्या मतलब है, पेपर में इनसे रिलेटेड क्या सवाल आ सकता है। तो आप लोग मेरे उस मैसेज को क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसको डी कोडिंग कहा जाता है। उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ जी आपको समझ लगी है कि नहीं लगी। कोई कहता है लगी है, कोई कहता है सर इसकी एग्जांपल कोई और दे दे। ठीक है, मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं लगी, मुझे बहुत अच्छी समझ लगी है, मैं इसकी आपको एक और एग्जांपल दे दूँ सर। तो ये होता है फीडबैक, ठीक है, जो रिस्पॉन्स आता है बेसिकली रिसीवर की तरफ से, वो फीडबैक कहलाता है। तो ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। नॉइज़ जो है वो बैरियर कहलाता है कम्युनिकेशन का। ये किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो मेजर बैरियर नॉइज़ है, जैसे किसी का भी माइक ऑन हो जाए तो बड़ी डिस्टर्बेंस होगी, डिस्टॉर्शन होगी, प्रॉब्लम होगा मुझे भी और सुनने वालों को भी, तो इसको कहते हैं कि ये एक बैरियर है। बैरियर आज के हमारे लेक्चर में तो शामिल नहीं है, बहरहाल नॉइज़ जो है वो मेजर बैरियर है। उसके बाद लास्ट स्लाइड आज के हमारे लेक्चर की ये है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कंसाइज, कोहेरेंस, कॉन्क्रीट एंड कर्टेसी। ये 7 C's है कम्युनिकेशन के, इनको हम देखते हैं। क्लियर, करेक्ट, क्लियर से क्या मुराद है, मेरा जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर हो, आधी बात करूं आधी ना करूं, ऐसे नहीं होना चाहिए। करेक्ट, मेरी इंफॉर्मेशन जो है फैक्ट बेस्ड हो और एक्यूरेट हो, दुरुस्त हो। 3, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, आधी अधूरी ना हो। कंसाइज, कंसाइज से मुराद ये है कि उसमें जो मेजर पॉइंट हैं, जो अहम नुकात हैं, वो क्लियरली बताए गए हों। द मैसेज शुड बी ब्रीफ, यानी एक्स्ट्रा डिटेल उसमें ना हो, इररेलेवेंट कोई कहानियाँ उसके अंदर शामिल ना हो। कोहेरेंट, लॉजिकली कनेक्टेड हो, पहली बात। दूसरा, अब जैसे हमने डेफिनेशन को देखा है सबसे पहले, फिर उसके प्रोसेस को देखा है, फिर उसकी टाइप्स को देखा है, अब हम जो है उसके 7 C's को बात कर रहे हैं। अगर टाइम होता तो हम उसके बैरियर्स पे भी बात कर लेते, ठीक है। तो इसको कहते हैं कोहेरेंट, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके बाद है कॉन्क्रीट, स्पेसिफिक, डेफिनेट एंड सपोर्टेड बाय फैक्ट्स। तो कॉन्क्रीट कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसको आप जो है ना ऑब्ज़र्व कर सकें, देख सकें, छू सकें, ठीक है, टच कर सकें, उस चीज़ को कंक्रीट कहा जाता है। ठोस, ठोस चीज़ वही होती है जिसे आप छू सकते हैं। तो यानी यहाँ पे कम्युनिकेशन से मुराद आपकी बात ठोस हो, वैलिड हो, ठीक है, फैक्ट बेस्ड हो, एक्यूरेट तो है, क्लियर तो है, ठीक है, लेकिन फैक्ट बेस्ड हो, स्पेसिफिक हो। कर्टेसी, आप बड़े पोलाइट वे में अपने स्टूडेंट तक अपना मैसेज जो है वो पहुँचाएँ। तो ये था जी आज का लेक्चर। अभी इंशाअल्लाह ताला हम इसका रेगुलर सेशन स्टार्ट कराएंगे। असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस, वाइस प्रिंसिपल, इसके लिए हमने जो फ़ीस स्ट्रक्चर फ़ाइनल किया है वो है 5000। इसमें आपको 200 मार्क्स के मुकम्मल पेपर की प्रिपरेशन 2 माह के अंदर करवाई जाएगी। जो है इसमें हमारे वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने हमारा कोई भी सेशन पहले ज्वाइन किया और फ़ीस पे की है, हमारे पास सबकी वो रिकॉर्ड होता है। तो उनके लिए इस सेशन में जो 5000 फ़ीस है उनसे हम लेंगे जस्ट 2000 रुपीज़, उनसे 5000 नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ 2000 पे हम लेंगे फ़ीस। 3000 का उनको डिस्काउंट है। अब जो लोग नए हैं वो कहेंगे जी हमारा क्या कसूर है कि हमसे 5000 लिया जा रहा है, तो आपका कोई कसूर नहीं है। नेक्स्ट सेशन अल्लाह करे इसी बार आपकी सिलेक्शन हो जाए, अदरवाइज़ नेक्स्ट सेशन जो भी आप ज्वाइन करेंगे, ये हमारे जो स्टूडेंट साबका स्टूडेंट है वो इसके शाहिद होंगे कि हम ऐसा ही करते हैं हर बार कि जो एक दफ़ा रजिस्टर्ड हो जाते हैं हम उसे मोर देन 50% डिस्काउंट देते हैं, हर सेशन में दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा ही है भाई, कोई साबका स्टूडेंट है?
मैं बताता हूँ। यस सर हैं। तो अच्छा, दूसरा है जूनियर टीचर। जूनियर टीचर का जो सिलेबस है ये थोड़ा सा लेंथी है, बट इसके लिए भी हमने यही डिसाइड किया है कि हम इसके लिए टोटल जो फ़ीस इस वक्त लेंगे इस सेशन की वो लेंगे 2500। स्केल छोटा है थोड़ा, तो 2500 रुपये 2 माह की फ़ीस है। इसमें भी हम इंशाल्लाह ताला सारा कोर्स मुकम्मल करवाएंगे। जो है डिप्टी एडमिनिस्ट्रेस, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेस, वाइस प्रिंसिपल, इसमें तो सारे के सारे लाइव लेक्चर होंगे। जो जूनियर टीचर है इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे करंट अफेयर वगैरह, तो उन पे लेक्चर्स पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत वास्ट फील्ड है। तो उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs देंगे और उनमें से यानी नोट्स देंगे और टेस्ट लेंगे। बाकी इंग्लिश वगैरह, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, इन पे भी उनको लेक्चर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इनका वैसे 1 महीने का सिलेबस है, 1 महीना 10 दिन का, वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो जूनियर टीचर में अगर हमारे कोई साबिक़ा स्टूडेंट हैं तो उनके लिए फ़ीस होगी जस्ट 1000, नए लोगों के लिए 2500, हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो ओल्ड स्टूडेंट है कोई सेशन में ज्वाइन किया हुआ हमारा पहले, उनके लिए जस्ट 1000 फ़ीस है। अब ये फ़ीस आप कब, किस नंबर पे और कैसे जमा करवा सकते हैं, ये आपका मोबाइल नंबर नीचे नज़र आ रहा है 033280555905। इस नंबर पे लैला बतूल के नाम से इजी पैसे और जैज़ कैश अकाउंट है, आप अपनी फ़ीस पे करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको रेगुलर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास कितने दिन का टाइम है? 6 तारीख को इंशाल्लाह ताला, आज 2 तारीख है, 6 को हम इंशाल्लाह ताला जो रेगुलर क्लासेस हैं वो स्टार्ट करेंगे। क्लास की टाइमिंग फ़िलहाल हम रखेंगे इंशाल्लाह ताला यही 8:15 से 9:15 पर। मज़ीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी प्लीज़। तो सर ये तो हेड मिस्ट्रेस का है ना, तो जूनियर टीचर की टाइमिंग क्या होगी? आपका पैडागोजी का तो यही सेम टाइम होगा। बाकी जो सिलेबस है उसके लिए हम आपको देखेंगे कि कुछ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देंगे, कुछ चीज़ों के कुछ आपके लाइव होंगे, वो देख लेंगे जो भी तरतीब बनेगी। जी यही सिलेबस में होगा 80% पैडागोजी, 20% जी सर जूनियर टीचर का यही सिलेबस नहीं होगा? नहीं, जूनियर टीचर का सिलेबस डिफरेंट है। एक्सपेक्टेशन तो हो गई है, तो बात ये है ना, एक्सपीरियंस भी है। हाँ, जिन्होंने, अच्छा ये किसी आयशा रियाज की गलबन आवाज़ आ रही है या सुमेरा की है शायद, कि हमने 2 सीट्स के लिए अप्लाई किए। किसी ने डिप्टी के लिए किया, असिस्टेंट के लिए किया, वाइस प्रिंसिपल के लिए किया, जूनियर टीचर, चारों के लिए किया है। जो अपर फीस है वही एक दफ़ा उनको देनी होगी। मिसाल के तौर पर कोई फ्रेश कैंडिडेट है वो 5000 दे के चारों सीट्स के लिए सिंगल फ़ीस में सेशन ज्वाइन करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें किसी ने सिर्फ जूनियर टीचर की है तो 7000 है, वो फिर जूनियर टीचर की ही फ़ीस देगा। जी तो वो उसके लिए फिर स्टडीज का क्या होगा? जो 2 सीट्स के लिए वो दोनों नहीं, सिलेबस सेम है। सिलेबस चूँकि सेम है, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेस, असिस्टेंट, सुन लेना, डिप्टी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेस इन दोनों का और वाइस प्रिंसिपल, इन तीनों सीट्स का सिलेबस सेम है। जूनियर टीचर का डिफरेंट है। और कोई सवाल? जो अलग से वो होंगे वो उसमें भी ऐड हो सकते हैं। सॉरी, क्या पूछे? दोबारा पूछे आयशा। जो जूनियर टीचर्स के जो बाकी चीज़ें हैं, जनरल नॉलेज वगैरह, वो आपको करा देंगे, वो हमारा काम है। कैसे करवाएंगे वो हमारा काम है, वो हम करा देंगे, ग्रुप बनाएंगे, वो सारा स्ट्रक्चर आपको समझा भी देंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। मेरा एक सवाल था छोटा सा। एक्सक्यूज मी सर। जी अली हसन साहब पूछा पहले सवाल। जी अली हसन साहब। असिस्टेंट सर मेरा सवाल ये था कि सर ये मैंने आपसे पहले भी रब्ता किया था, मैं सेंस ताल्लुक रखता हूँ डिस्ट्रिक्ट डिप्टी सरकार से, तो टीचिंग लाइसेंस जो है ना उसके लिए मैं तैयारी करना चाह रहा था। सर ये उसकी क्लास क्या टीचिंग लाइसेंस का हमारा अलग सेशन चल रहा है, उसकी क्लास 6:35 से 7:35 तक होती है। आप व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे, उसके लिए आपको अलग से गाइड करेंगे। ये सेशन उसका नहीं है तो इसलिए मैं मज़ीद डिटेल नहीं बता सकता उसके लिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। कोई और सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई राय? जी सर ये जो असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस सर उनके लिए क्या एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपीरियंस साथ होना? हाँ, ये सवाल है कि जी आपका एक्सपीरियंस सिर्फ टीचिंग का हो या सिर्फ एडमिन का हो,
मैं ये मशवरा दूंगा कि आपका अगर 10 साल का टीचिंग का है तो 6 माह का एडमिन का बनवा लें। टोटल 10 साल टोटल 12 साल है, ठीक है ना, डेप्टी एडमिनिस्ट्रेटर का। जी सर, मेरे पास सर टीचिंग का एक्सपीरियंस 5 साल का है ना, टीचिंग एक्सपीरियंस ऐसा 6 साल का है। तो सर फिर उसमें मेरा फिर हो सकता है एडमिशन, मेरे पास तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव का तो नहीं है। आप एडमिन का ले लेना, जहाँ से 5 साल का बनवाया है टीचिंग का, तो वहाँ से 6 माह का और एडमिन का भी बनवा लें। एडमिन का सर 6 माह का बनवा लूँ? 6 माह का, साल का बनवा लें, ये नहीं दोनों होने चाहिए, मेरा मशवरा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी ठीक है सर, थैंक यू। अर्शिया बेग आप खामोश हैं। टीचिंग का अलग और एडमिन का बेहतर है कि दोनों का बना लें। मेरा मशवरा है कि दोनों का बनवा लें, बेहतर रहेगा आपके लिए। दोनों का अलग अलग बनवाना, अलग होगा, साफ ज़रिए अलग ही होगा। टेम्पलेट में तो ये था कि इकट्ठा ही हो जाए। इकट्ठा अगर हो जाए तो भी, अगर एक ही इंस्टीट्यूट है, फ़र्ज़ करें इंस्टीट्यूट अलग है तो अलग ही बनवाना पड़ेगा ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो सीट्स है ना, आपको एक मज़े की बात बताऊं मैं, इसमें चूँकि एक्सपीरियंस काफ़ी सारा रिक्वायर्ड है, ठीक है, और कंडीशन है पोस्ट क्वालिफ़िकेशन, तो बहुत से लोग इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। जो अप्लाई करेंगे 50% लोग टेस्ट पे जाएंगे। ये बात आज मेरी नोट कर लें, लिख लें, 50%, मैक्सिमम 55% लोग इन सीट्स पे अप्लाई करने की फ़ी क्या है? फ़ीस मैंने देखी नहीं है, वैसे 2000 तक होगी मेरे ख्याल में, 18-19 वाली या 2500, मुझे याद डिप्टी की जो है, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस 1500 है और जूनियर टीचर की 600। अच्छा चलें जी। तो सर आप जो बात बता रहे थे सर, आप उसे कंप्लीट करें। हाँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, एप्लीकेंट बहुत कम होंगे। नंबर 2, जो अपीयर होंगे टेस्ट के अंदर वो भी रेशो बहुत कम होगी। तो जो लोग भी, इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा सेशन ज्वाइन करें तो तभी आप कामयाब होंगे, आप बग़ैर सेशन ज्वाइन करके टॉप भी कर सकते हैं, तो वो आपकी अपनी उस पर होगा, व्हील के ऊपर कि कितना आप मेहनत करते हैं। बट एक बात मेरी याद रख लें कि ये कंपटीशन आपका चंद 100 लोगों के साथ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना जुमला कि चंद 100 लोगों के साथ आप लोगों का मुकाबला होगा, इसलिए इस पर तगड़ी मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला आप सब निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जूनियर टीचर्स पोस्ट परमानेंट है या टेम्परेरी है? सर ये पोस्ट सारी टेम्परेरी हैं, लाइकली टू बी कंटिन्यू हैं, तो फ़िलहाल तो टेम्परेरी हैं। नेक्स्ट आगे परमानेंट करते हैं नहीं करते अल्लाह जाने, फ़िलहाल ये टेम्परेरी हैं। सर ये मेरा सवाल ये था कि ये सेशन पूरा मुकम्मल करने से क्या हमारी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी या अलग से भी हमें कोई बुक वगैरह रेफर करनी पड़ेगी सर? नहीं सर, मैं आपको पूरा कोर्स ही पढ़ाऊंगा और उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ें आपको देंगे, MCQs भी देंगे और इस तरह के नोट्स भी देंगे जैसे कल और आज आपको मिलेंगे। हम अपनी तरफ से 100% ही करवाते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। बुक्स तो मेरी अपनी हैं, सब्जेक्टिव किताब भी है मेरी, ऑब्जेक्टिव भी है, वो कोई लेना चाहेगा तो हम उसको वही रिकमेंड करेंगे कि हमारी ही बुक्स लें। वो मैंडेटरी नहीं है, जिसको दिल करे वो ले ले, जिसका दिल ना करे वो ना ले। सर जो एज इसमें बताई गई है ये फुल एंड फाइनल है, इसमें मज़ीद कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जॉबियन नॉन जॉबियन सब के जूनियर टीचर पे होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। सर कुछ लोग ना सेशन ज्वाइन नहीं करना चाहते लेकिन आपसे बुक्स लेना चाह रहे हैं। हाँ ले लें, बेशक बुक्स हमारी सब के लिए हैं, सेशन भी सब के लिए। आप नहीं लेना चाहती सेशन? नहीं मैं तो सेशन लूँगी, लेकिन मेरी कोलीग्स हैं वो कह रही हैं हमने पढ़ना नहीं, ऐसे बुक्स चाहिए। चलें, वो उनकी मर्ज़ी है, ज़रूर लें, दोनों सूरतों में हमें तो कोई नुकसान नहीं है। तो बुक्स भी अवेलेबल हैं, जो पढ़ना चाहे, सेल्फ स्टडी करना चाहे, लेकिन एक ना उसमें ये नहीं है कि आप लोग ज़रूर ही ज्वाइन करें। आप कोई और फॉरम अगर ये अच्छा ना लगे तो कोई और ज्वाइन कर लें, लेकिन मेरा एक मशवरा है, क्योंकि इस स्टेज पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी क्वालिफ़िकेशन जब साफ ज़ाहिर है कि जिनका 5 साल का तजर्बा है, उन्होंने मास्टर किया है 2018-19 में, जिनका 12 साल का तजर्बा है उनका मास्टर होगा 16, 17, 14, 15 इन सालों में। तो 8-10 साल से जो लोग स्टडी से थोड़ा सा दूर हैं वो किताबें 3 दिन के लिए पढ़ेंगे, पैसे ज़ाया करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ये होता है कि
हम हर एक चीज़ को प्रॉपर स्केड्यूल के साथ लेके चलते हैं, तो वहाँ तो जो बुक्स लेता है वो नहीं पढ़ता। 100 बंदे अगर बुक्स लेंगे तो 5 बंदे पढ़ते हैं, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ आपको। और अगर 100 बंदे सेशन लेते हैं तो 60-70 पढ़ते हैं, उनमें से 30-40% बाकी भी छोड़ जाते हैं। तो ये एक अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि जो लोग मेहनत करते हैं, चाहे वो सेशन में हो या ना हो, बुक्स उनके पास हमारी हों या किसी और की हों, जो मेहनत करेंगे कामयाब वही होंगे। जो लोग ये समझते हैं कि ये कोई मसले वाली बात है यार, ये कम्युनिकेशन जो आज हमने पढ़ी है, कल ये टीचिंग मेथड, ये मैं अगेन आपको जुमला रिपीट कर रहा हूँ, कल भी मैंने बताया था कि फ़्रूट्स के ऊपर ना जो फ्रूट सेलर होते हैं वो अच्छे फ्रूट्स बाहर लगाते हैं। तो ये मोस्ट ईजी टॉपिक थे जो मैंने आपको कराए हैं कल और आज। ठीक है, ये समझ लें कि छटांग थी। तो कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो 3 दफ़ा भी आप सुनेंगे तो फिर भी कहेंगे कि सर एक दफ़ा फिर रिपीट कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, आसान भी होती हैं, मुश्किल भी होती हैं, सेशन में फ़ायदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है जी? बीएस डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं? जूनियर टीचर के लिए बीएस डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि उनके पास बीएड होना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। सर मेरा एक सवाल था आपके साथ। बीएड के साथ कर सकते हैं, बीएस बीए वाले, बीएड वाले, बीएड ऑनर वाले। जी एक सवाल है जी पूछें। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपके पास मास्टर डिग्री है, उसमें आपके डिवीजन जो है वो 3rd है, तो क्या ये हो जाएगा बीएड के साथ में? मेरे ख्याल में 2nd डिवीज़न इन मास्टर डिग्री ये मैंडेटरी होती है, 3rd नहीं। यस सर, 2nd डिवीजन है। सर मेरा ये सवाल था आपसे कि जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो एमए मास्टर्स के बाद ही बीएड के बाद असिस्टेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन। अब देखें, पोस्ट क्वालिफिकेशन से मुराद वो डिग्री दैट मेक यू एबल फॉर दिस पोस्ट। अब बीएड डिग्री आपको इसके लिए एलिजिबल नहीं करती, बल्कि आपकी मास्टर डिग्री है। जैसे उन्होंने मास्टर डिग्री लिखा ना, विद वो प्रोफेशनल होती है बीएड। तो मास्टर डिग्री या जैसे उसमें जूनियर में तो एक्सपीरियंस ही नहीं चाहिए, तो मास्टर डिग्री की जो डेट है ना इशुएंस, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, उसके बाद से। एफपीएससी का पता है क्या इनका है? अब आपने एक्सपीरियंस लिख दिया है, कोई मसला नहीं है, टेस्ट आप दे देंगे, शॉर्ट लिस्ट आप हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवा देंगे, इतनी मेहनत आप कर चुके होंगे। उसके बाद एक लेटर आएगा कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस है वो पोस्ट क्वालिफ़िकेशन नहीं है, इसलिए आपको रिजेक्ट किया जाता है। तो इनका प्रोसेस एक तो स्लो बहुत है, और दूसरा जो है ना, ये इस तरह बंदा बड़ा परेशान हो जाता है। साथ उसने टेस्ट पास किया, इंटरव्यू की तैयारी के लिए लगा हुआ है, इंटरव्यू के लिए नाम आ चुका है, डॉक्यूमेंट्स जा चुके हैं, ये उस वक्त जाके रिजेक्ट करते हैं। तो इसलिए जिन लोगों का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस नहीं बन रहा, तो वो चाहे 20 साल का भी बनवा लेंगे तो रिजेक्ट होंगे एंड पे, पहले मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई? फिर एक्सपीरियंस कब तक काउंट होगा? जब तुमने अप्लाई किया है तब तक 5 इयर्स का होना चाहिए, क्लोजिंग डेट तक। टू डेट आप लिखते हैं तो इसका मतलब 6 अक्टूबर। फॉर्म फिल करेंगे, जब फॉर्म फिल करेंगे जिसमें क्वालिफिकेशन का पूछा होगा उन्होंने ना, तो उसमें मास्टर डिग्री की रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखनी है या बीएड की? मास्टर की। और अगर बीएड बाद में किया हो तो? वो तो होना ही बाद में है। चलो ठीक हो गया, थैंक यू। सबका ही बाद में होता है बीएड। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मेरा सवाल है कि क्वेश्चन बीए है, जो ये बीए और बीएससी है, तो बीएड नहीं है, तो क्या? बीएस किस सब्जेक्ट में है? जी ज़ूलॉजी में, बीएस ज़ूलॉजी। नहीं, बीएड नहीं है तो आप इनमें से किसी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल नहीं है। कंटिन्यू है, फर्स्ट सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर भी हो, आखिरी दिन भी हो, 6 तारीख तक अगर रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर, डीएमसी के ऊपर 6 अक्टूबर से पहले की डेट नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
और सर जी एनओसी के बगैर अप्लाई भी नहीं हो रहा, जब तक हम एनओसी नंबर नहीं देंगे तब तक अप्लाई वो नहीं तो होगा, ज़रूरी हमारी है, प्रोसीड नहीं होगी एप्लीकेशन। वो तो ज़रूरी है, फेक देंगे नहीं आप लोग, ख्याल रखिएगा, बाद में वेरिफिकेशन होती है। सर मेरा एक दूसरा सवाल था आपसे कि मैंने मास्टर्स जो है वो 2020 में कंप्लीट, तो इशू डेट है वो 2021, तो क्या मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं? ये तो आपको पता है ना कि आपने 2020 में मुकम्मल किया था, मुझे या कमीशन वालों को तो उस डेट का पता है जो आपके डीएमसी के ऊपर लिखी होगी, इशुएंस डेट। मैंने बताया पहले भी कि इशुएंस डेट से ऑनवर्ड आप देखेंगे। और कोई क्वेश्चन जी? अप्लाई किया है